दिस इज नॉट बीजेपी विनिंग, दिस इज आप लूजिंग। ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेल के आपने जितने वोट कमाए उससे ज्यादा वोट गवाए। बीजेपी ने जलेबी बांटी ना बांटी, कुमार विश्वास ने लड्डू जरूर खाए होंगे। तो मैं वीर पहाड़ी प्रधानमंत्री थोड़ी है जो जोक नहीं कर सकते उन पे। लोग इसको ड्रामा, इसको एक पीआर स्टंट बोल रहे थे एंड आई डोंट ब्लेम देम। जिन लोगों ने अच्छी एयर क्वालिटी काफी टाइम से देखी नहीं है वो उसको ड्रामा ही समझे। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 10 सालों में हमारा दिमाग किस तरह पोल्यूट किया गया है आप इस ग्राफ में देख सकते हो। बॉलीवुड ने मूवी साइन कर दी, नेक्स्ट थिंग यू नो कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देगी और केबीसी में अमिताभ बच्चन सवाल पूछेंगे। मेरे सारे लौंडे भाई तुमको मिलेंगे किसी थिएटर में बैड एस रवि कुमार पे सीटियां मारते हुए। तुम्हारा अचीवमेंट इनकी इमरजेंसी है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ दिनों पहले जब हमने आम आदमी पार्टी पे वीडियो बनाया था तो योगेश योगी ने कमेंट किया था वो आए थे कोठा बंद करवाने, सिक्के की खनक देख खुद ही नाचने लगे। एंड आई थिंक दैट समराइजेस द एंटायर जर्नी। दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार गई है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये तो साला होना ही था। फाइनल रिजल्ट्स आर एज फॉलोस। बीजेपी को मिली है 48 सीट, आम आदमी पार्टी को मिली है 22 सीट और कांग्रेस को मिली खत्म। काश मिलती एक भी सीट। दोस्तों ऐसे ही चलता रहा ना तुम लोग का हाथ सिर्फ एक काम कर रह जाएगा। देखो रिजल्ट्स वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि आम आदमी पार्टी सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप भी हार गई। अतिशी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सारे दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल पब्लिक सेंटीमेंट समझने का सबसे बेहतरीन तरीका मीम रिव्यूज। रिजॉर्ट ओनर्स आफ्टर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स। साला भारी नुकसान हो गया हमारा। सबको लग रहा था जैसे रिजल्ट निकलेंगे ताज, ललित, शंग्रीला में ऐसे ना रूम बुक हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। हॉर्स ट्रेडिंग क्या, अब तो डोंकी ट्रेडिंग भी नहीं रहेगी। जीरो चेक कर लो सर। रुकिए दोस्तों, अभी यूट्यूब के वोट्स काउंट होना बाकी है। वोट भी दिया करो सालो, अंग्रेज समझकर हाथ मिलाने आ जाते हो बस। कुछ ज्यादा ही वन साइडेड हो गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूं। मालिक एक दिला देते फिर कांग्रेस को। आप गवर्नमेंट स्वाति मालेवाल। भाई ये बात तो है भाई, आम आदमी पार्टी को जितना एक्सपोज बीजेपी के सारे नेताओं ने मिलकर नहीं किया उतना आम आदमी पार्टी खुद की नेता ने कर दिया। जलवा है हमारा। दिल्ली वोटर्स विद बीजेपी, साइड में आम आदमी पार्टी और नीचे कांग्रेस। 100% पनौती स्ट्राइक रेट। अबे इलेक्शंस आर टेम्पररी, पनौती इज परमानेंट। हम खुश थे पर हमसे ज्यादा 3 और लोग खुश थे। भाई सही बात है, कुमार विश्वास, बीजेपी ने जलेबी बांटी ना बांटी, कुमार विश्वास ने लड्डू जरूर खाए होंगे। Whenever you feel low, watch this Congress video celebrating their 4.5% vote share in Delhi. पता है इस वीडियो में और इलेक्शन रिजल्ट्स में क्या कॉमन है? दोनों में ढोल बज गए। स्वाति मालेवाल आफ्टर सीइंग केजरीवाल लूज सीएम सीट। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। बस इसके आगे तुम समझ जाओ, हम नहीं दिखाएंगे। देखो ये बहुत एक्सपेक्टेड था। कुछ ऐसा है नहीं जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में नहीं बोल रहा है, बट इफ आई वर टू समराइज, दिस इज नॉट बीजेपी विनिंग, दिस इज आप लूजिंग। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली वोटर्स, आम आदमी पार्टी, हियर इज योर क्लोजर। रेवड़ी, शीश महल, आप चुनाव बाद में हारे, नैरेटिव पहले। आप कुछ अलग बन के आए थे पर अंदर जाके आप बिल्कुल सेम हो गए। जिनके खिलाफ आप लड़े थे आप उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। कभी कांग्रेस के साथ, हमेशा बीजेपी के खिलाफ। आप पॉलिटिक्स साफ करने आए थे, पॉलिटिक्स खेलने नहीं। और जनता को आपकी विचारधारा समझ नहीं आई। ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेल के आपने जितने वोट कमाए उससे ज्यादा वोट गवाए। एंड पिछले संडे शो में एज प्रोमिस्ड जिनका सबसे सही प्रेडिक्शन रहा उनको हम शाउट आउट देने जा रहे हैं। श्रीनाथ द्विवेदी ने सही प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी के 45 से लेकर 48 सीट आएंगी, आम आदमी पार्टी की 22 से लेकर 25 सीट आएंगी। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन था वो था देबोमिती गुप्ता का, जिन्होंने बोला था कि 48 सीट बीजेपी को मिलेंगी, 22 आपको मिलेंगी और कांग्रेस को 0। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यार, इफ यू वर टू, बिकॉज यू मतलब प्रेडिक्टेड, आपने बिल्कुल परफेक्ट सही नंबर किया है। 2 रीजन अगर लगता है कि इस 2 रीजन की वजह से रिजल्ट आया तो क्या लगता है कि? मेरे हिसाब से पहला रीजन तो ये था कि उनका जो प्लैंक था आम आदमी पार्टी का था, उनकी जो
छवि थी, जो एक ईमानदार वाली, जो एक अल्टरनेट राजनीति वाली छवि थी, जो एक्साइट करती थी एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, वो ध्वस्त हो गई। और वो काफी सारे एक्शंस की वजह से ध्वस्त हुई। सिर्फ शराब घोटाले की बात नहीं है, मतलब वो तो एक मेजर रीजन है ही। इसके अलावा भी जैसे बच्चों की कसम खा के तोड़ देना, जो भी बोलना उस पर यू टर्न ले लेना, फिर अभी दिल्ली में इससे कांग्रेस से अलायंस वापस से कर लेना, इस तरीके के चलते लोगों को लगने लगा कि ये भी वैसा ही है जैसे बाकी सब लोग थे। मेक सेंस भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। निहाल भारद्वाज ने लिखा था, दिस वीडियो प्रूव्स इट, लाइक हाउ फाइन योर एनालिसिस आर, अ ट्रू जर्नलिस्ट। नहीं भाई, ये जर्नलिस्ट की बात नहीं है, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं बोलता। और यहाँ पे चलो थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूँ, सिर्फ दिल्ली इलेक्शन नहीं, जो 2024 के इलेक्शन थे ना, वो भी उसके रिजल्ट भी प्रेडिक्ट कर दिए थे। तब भी हम लोगों ने बोला था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनी थी। तब बहुत लोगों ने हंसा था हम लोगों पे। और वो इसीलिए नहीं कि कोई जर्नलिस्ट है या एनालिसिस अच्छा कर दिया, जमीन पे जाके लोगों से बात की है। देखो, एक पॉइंट पर आप आके यूट्यूब पे ऐसे ग्रीन स्क्रीन बुक शेल्फ के सामने बकैती कर लो, पर जब तक आप जाके जनता से बात नहीं करोगे, वहां जाके आप लोगों से पूछोगे नहीं, समझोगे नहीं कि क्या चल रहा क्या नहीं, ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। तो मैं वो संडे को ये करता हूँ ना, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक जाके लोगों से बकैतियां करता हूँ। तो आपको पान की टपरियों पे, ठेले वाले, सब्जी वालों के साथ में, कहीं कोई स्कूटी पे खड़ा होगा उससे जाके पूछ लो, बाजार में कोई आंटियां जा रही होंगी सब्जी खरीद रही होंगी उनसे पूछ लो। तो ये लोग आपको सही बताते हैं कि क्या चल रहा है, हवा क्या है, यहां से पता चलती है। चार फालतू के आर्टिकल पढ़ के नहीं आता ये नॉलेज। अच्छा भैया, आगे बढ़ने से पहले बता दें, आसपास में आजकल बहुत सारी नई पिक्चरें लगी हैं। वो हेलो विकी यापा यापा, वो वाली, अबे वो हेलो विकी यापा नहीं है, वो पता है LOVE यापा है, जस्ट लाइक देयर मूवी। ये क्या यापा हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आया। एंड वैलेंटाइन के टाइम पे बहुत सारी पुरानी मूवीज रीलॉन्च हुई हैं, जब वी मेट, और कौन सी, सनम तेरी कसम, जब वी मेट, और तुम्हें सब पता है, इंटरस्टेलर, ये सारी मूवी आई है। लेकिन सबका बाप बैडएस रवि कुमार भी आई हुई है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं है जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। कुंडली में शनि, घी में हनी, और रवि कुमार से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। मैं तो जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता वैलेंटाइन के तुम लोग के क्या प्लान है। मेरे सारे लौंडे भाई तुमको मिलेंगे किसी थिएटर में बैडएस रवि कुमार पे सीटियां मारते हुए। अगला कलेश तब हुआ जब एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट पर बैठे और उठ गए। यू आस्क व्हाई? क्योंकि पॉडकास्ट के दौरान रूम का AQI बहुत खराब था। वैसे आजकल पॉडकास्ट में IQ ज्यादा खराब होती है, बट दिस इज समथिंग न्यू। पॉडकास्ट में पहले आए, बैठे, थोड़ी अनईजीनेस हो रही थी, तो 4 मिनट के अंदर वो एक मास्क लगा लेते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले अगर आप पूछो कि ब्रायन जॉनसन कौन है, तो हैकर है भाई, हैकर। हाँ, हैकर है, बायो हैकर है। ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं जो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट से बायो हैकिंग कर रहे हैं। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर डाइट, हेल्थ और डेटा से अपनी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉनबी अनिल कपूर। एंड लिसन टू दिस, ही वाज इन मुंबई और एक 5 स्टार होटल में एयर प्योरीफायर के बगल में बैठ के इनको लगा कि भाई एयर क्वालिटी अभी भी खराब है। He left. So my team's telling me you wanna like, yeah, guys. Cool, thanks. और इसकी खराब AQI पता है कितनी थी? 130, 130। दिल्ली वाले इतने में पिकनिक पे निकल जाते हैं। कांग्रेस की सीटें नहीं आ रही थी इलेक्शन में। मुझे क्यों तोड़ा? And if you're laughing on this, trust me, the joke is on you. Now remember, normal AQI 100 से कम ही होता है और 100 के ऊपर अनहेल्दी होने लगता है। एंड ही इज द गाय जो अपनी बॉडी के लिए सब कुछ, हर चीज पिच परफेक्ट चाहता है, क्लीन एयर, क्लीन डाइट, सब कुछ। भाई एजिंग वाला मामला है। और पॉडकास्ट छोड़कर फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला, एयर पोल्यूशन हैज बीन सो नॉर्मलाइज्ड इन इंडिया दैट नो वन इवन नोटिसेस एनीमोर डिस्पाइट द साइंस ऑफ इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स बीइंग वेल नोन. People would be outside running, babies and small children exposed from birth, and no one wore a mask, which can significantly decrease exposure. It was so confusing. I am unsure why India's leaders do not make air quality a national emergency. I don't know what interests, money and power keep things the way they are, but it's really bad for the entire country. And I think the first line summarizes everything. Pollution isn't, but the normalization is the problem. इंटरनेट पर कई सारे लोग इसको ड्रामा, इसको एक PR स्टंट बोल रहे थे, and I don't blame them. जिन लोगों ने अच्छी एयर क्वालिटी काफी टाइम से देखी नहीं है, वो उसको ड्रामा ही समझेंगे, क्योंकि उन्होंने एवरेज डे ODI में इतने रन नहीं बनते जितने हमारे यहाँ AQI होता है। अंग्रेजी में इसका टर्म है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिवाइस। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल AQI, हेल्दी AQI 50 से कम होती है और अनहेल्दी 130 होती है, लेकिन जब आप 350 में जी रहे हो
तो 350 से वो 300 200 जब चली जाएगी ना, आप उसी में खुश हो जाओगे। जब चीजें डिस्टोपिया होगी तो आप अब नॉर्मल में खुश होगे, आप नॉर्मल एम ही नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पे एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, आप लोग में से काफी लोगों को पसंद आई थी, जिसमें कोई डेटा पॉइंट कोई फैक्ट वगैरह नहीं था, बट एक नॉर्मल सा स्टूपिड क्वेश्चन था कि भैया जब जहां पे सांस नहीं ले जा पा रहे अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया के दिल्ली एनसीआर के इलाके में, तो वहां पे रियल एस्टेट के वैल्यू इतने आगे क्यों जा रहे हैं? वहां पे आदमी क्यों करोड़ों के फ्लैट खरीद रहा है? आपकी बैल्कनी से कितना भी अच्छा व्यू हो, लेकिन अगर धुएं के चक्कर में देख नहीं सकते तो क्या फायदा उसका? ये 130 पे भग गया, दिल्ली में 150 AQI में लोग खुश हो जाते हैं, दौड़ पे निकल जाते हैं। दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तुम्हारा अचीवमेंट इनकी इमरजेंसी है। चलो अमेरिकन से इंडियन एंटरप्रेन्योर पर आते हैं। अश्नीर ग्रोवर, याद है ना पिछले महीने सलमान खान ने फंडिंग दे दी थी। तो फिर ये दोगलापन क्या है? सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। ये है आम जिंदगी। महीनों बाद इसका कमबैक आया है। तो का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? ये है मेंटोस जिंदगी। अश्नीर भाई, यू जस्ट मेड इट वर्स। अब जनता कंफ्यूज्ड है कि ज्यादा बुरी बेइज्जती कौन सी है, नाम नहीं जानते हुए की गई वो वाली, या जब जानने के बावजूद की गई वो वाली? ये बराबर आ रहा है। ये अच्छी बात है, बराबर सर, सीख रहे हैं और मतलब। जिस ओके, चोर की घर चोरी जस्ट गॉट रियल। इनका नाम याद है तुम्हें? इनको कैसे भूल सकते हो? विजय माल्या। आपको पता होगा इन्होंने बैंक से लोन लिया था, फिर ये फरार हो गए थे, फिर कुड़की हुई, फिर नीलामी हुई, और हाल ही में विजय माल्या ने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील दर्ज की है कि बैंक्स इनके रिकवरी अमाउंट की डिटेल्स जारी करें, क्योंकि जितनी लेनी थी उससे ज्यादा ले ली संपत्ति। ये हंसाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। माल्या का कहना है कि इन्होंने 6200 करोड़ का डिफॉल्ट किया था, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट का हवाला देते हुए बोला है कि बैंक्स अब तक इनसे 14000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुके हैं। एक तो आरसीबी नहीं जीत रही, ऊपर से तुम लोग लूट रहे हो। बट एनीवे, मिस्टर माल्या, हाउ डज इट फील? इससे ज्यादा आयरनी क्या होगी दोस्तों? विजय माल्या का कहना है कि उनको लूटा जा रहा है। दिस लाइक रघु सिंह, उसको गाली दी जा रही है। अर्नब पर कोई चिल्ला रहा है, उदित नारायण को कोई मोलेस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टू आर लिटिल पर्सनल बिकॉज दे आर रिलेटेड टू जोक्स। ये है कॉमेडियन प्रणीत मोरे। ये सोलापुर में एक सेट परफॉर्म कर रहे थे। वीर बहारिया ने इतना हगा है ना कि पहली बार इंडियंस बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को रख लो इसको। वीर बहारिया कौन है पता है? उसकी पहचान ये है कि वो जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड का भाई है। इसके बाद वीर पहाड़िया के फैंस ने आकर इनके साथ मारपीट की, इनको असॉल्ट किया, जिसके बाद वीर पहाड़िया ने इंस्टाग्राम पर इस इंसिडेंट को कंडेम किया। एक सेकंड, वीर पहाड़िया के फैंस प्लूरल? वीर पहाड़िया के फैन छोड़ो, वीर पहाड़िया का स्विच बोर्ड नहीं है। एक वीर पहाड़िया हैज फैंस, आरसीबी हैज आईपीएल ट्रॉफी। और वो छोड़ो, जोक क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे वीर पहाड़िया प्रधानमंत्री थोड़ी है जो जोक नहीं कर सकते उन पे। तुम्हारे वीर पहाड़िया हमारी पूरी फीड पे गरबा कर सकते हैं, हम जोक नहीं कर सकते। वाह भाई है। और मैं इसको देखिए ना बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि जोक्स पे ऑफेंड होना आजकल बड़े फैशन में। खुद पे तो छोड़ो, लोग दूसरे के बिहाफ पे ऑफेंड हो रहे हैं। एंड क्योंकि ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है, जोक्स पे ऑफेंड होना, उस पे केस कर देना, मार पिटाई करना, कई सारे कॉमेडियंस को इसकी वजह से सेफ्टी इश्यूज हो रहे हैं। हाल ही में इंडियाज गॉट लेटेंट पर एक कंटेस्टेंट आई, नाम था जेसी। उन्होंने एक सेट किया अपना। आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? नहीं, मेरे पास पेट है, लेकिन ऐसे अफवाह है ना, क्योंकि मेरे दोस्त खुद खाते हैं, मुझे पता है। एंड इट वाज अ वेरी फन बैंटर। उसके अपने एक्सपीरियंसेस, स्टीरियोटाइप्स चलते हैं, क्या पता सच भी हो। पर अरुणाचल प्रदेश में इसको लेकर इस पर एफआईआर हो गई, और कॉमेडियंस पर ये लीगल केसेस फिजिकल असॉल्ट होने की एक लौते इंस्टेंस नहीं है। इसके पहले भी कॉमेडियंस लाइक मुनावर फारूकी, तन्मय भट्ट, वीर दास हैव गॉट इनटू लीगल ट्रबल्स बिकॉज ऑफ जोक्स। एक और कॉमेडियन है नलिन यादव, उनके साथ तो मारपीट भी हो गई थी। एंड देखो, मेरा ना इसमें एक बहुत पर्सनल बायस है। पीपल हु फॉलो मी नो दिस। मतलब अ जोक इज अ जोक, इस पे ऑफेंस नहीं लिया जाता, कमबैक दिया जाता है। द होल पॉइंट इज कि जोक मारने वाले को आप सीरियसली नहीं लेते, वरना जोकर नहीं कहते ना उसको। एंड अगर आप यहाँ पे भी बोलो कि सार्थक भाई ऐसे तो कोई भी कुछ भी अंट शंट बोल देगा, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? एंड यू हैव अ फेयर पॉइंट, बट द क्वेश्चन इज नॉट वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, द क्वेश्चन इज हु विल ड्रॉ द लाइन। हर चीज को प्रॉब्लम निकालने लगोगे तो फिर तो भाई कॉमेडी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप फिर क्या क्या लगाओगे? आप डिप्रेशन पे जोक नहीं कर सकते, आप लोगों के फिजिकल फीचर्स पे जोक नहीं कर सकते, आप कोई मेल फीमेल पे जोक नहीं कर सकते, वरना वो मिसोजिनी हो जाएगी। So basically there's no non-offensive joke. There's no non-offensive joke. बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अपनी फिट इंडिया स्पीच में देश में बढ़ती हुई ओबेसिटी पे बात की। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट ओबेसिटी इज,
मोटापा मतलब होता है ओवरवेट और ओबेसिटी मतलब थुलथुल। और मोदी जी ने इस मोटापे से लड़ने के लिए बताया कि हमको बस अपनी डाइट में 10% तेल कम कर देना है। अपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें। और लाली चंगाने की कचौड़ी की कसम, देश की आधी ओबेसिटी की जड़ ये कचड़ पचड़ खाना ही है। अब इंडियन डाइट प्रोटीन डिफिशिएंट है ये तो पता ही है, पर ये गंदा खाने की वजह से इंडिया का लगभग 70% अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में लेते हैं उनमें से 70% से ज्यादा लोग ओवरवेट है, उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। एंड विच इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन द हेल्थ एपिडेमिक ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ NCD। ये एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से देश में लाखों लोगों की सेहत खराब हो रही है। दिल्ली वाले डोंट कंफ्यूज इट विद MCD। NCD का फुल फॉर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि वो बीमारी जो एक से दूसरे तक फैलती है, जैसे कि वायरल फीवर, कोरोना वायरस या प्यार। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर लाइक कैंसर एंड डायबिटीज। एक आदमी दूसरे को शुगर दे सकता है पर अपना शुगर लेवल नहीं। एनीवे, मैं अपना शुगर लेवल चेक करके बताऊंगा कि ये इंडिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये उसका कितना बेहतरीन सोल्यूशन है। हाल ही में ICMR ने देश के 1 लाख लोगों पर एक नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी की थी, जिसमें पता चला था कि देश में सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये तेजी से बढ़ रही हैं। इनफैक्ट इंडिया में मेजॉरिटी 2016 में शायद जितने भी लोग थे उनमें से 62% लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से थे। इनफैक्ट इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी कैंसर केसेस होते हैं उनमें से ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं। आई थिंक 1/5 ऑफ द टोटल कैंसर केसेस इन द वर्ल्ड। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया में स्क्रीनिंग नहीं होती। अगर आप US जैसी कंट्रीज की बात करोगे तो जहां टोटल स्क्रीनिंग रेट लगभग 70 to 80% रहता है, इंडिया में 2% लोगों की भी कैंसर स्क्रीनिंग नहीं होती। तो कैसे पता चलेगा कि भाई आगे जाके किसी को कैंसर होने वाला है? कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन जब हम प्रिकॉशन ही नहीं लेंगे तो प्रिवेंशन कैसे होगा? कैंसर के साथ साथ इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हर घर में आजकल एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा आपको। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और उससे ज्यादा प्री डायबिटिक है, यानी कि वो लोग जिनको डायबिटीज होने वाली है पर उनको शायद पता भी नहीं है। मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज कचौड़ी जलेबी खाएंगे और कल उनको डायबिटीज निकलेगी। एंड दिस इज वेयर टेस्टिंग लाइक दिस फ्रॉम बीटो ग्लूकोमीटर कैन हेल्प। चलो, मुझे तो नहीं है। देखो, वैलेंटाइन आ रहा है और जितने सस्ते में तुम अपने निब्बे को चॉकलेट दे के उसकी शुगर लेवल बढ़ाओगे, उससे सस्ते में तुम अपने मम्मी पापा को ये बीटो का ग्लूकोमीटर देके उनकी शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो। इस ग्लूकोमीटर को यूज करना बड़ा आसान है। बस ऐसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में इसको कनेक्ट कर सकते हो। मेजर करने के लिए आपके पास ऐसा एक पेन आता है और 25 टेस्ट स्ट्रिप्स आती हैं। इसकी मदद से आपको इस टेस्ट स्ट्रिप पर अपना एक ब्लड सैंपल लेना है। आपने अभी मुझे करते हुए देखा, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। और फिर इस स्ट्रिप को आप ग्लूकोमीटर में डालो और फिर बीटो ऐप पर आपकी ब्लड शुगर लेवल आसानी से चेक हो जाएगी। और इसी ऐप पर आपको स्मार्ट तरीके से डिजिटल लॉग्स, एस्टिमेटेड HbA1c रिमाइंडर्स भी मिल जाएंगे और आगे जाके चेकअप और दवाई का इंतजाम भी ऐप से ही हो जाएगा। तो इस वैलेंटाइन अपने फॉरएवर वैलेंटाइन को बीटो ग्लूकोमीटर का गिफ्ट दो। और अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, आप उनसे दूर रह सकते हो, तो आसानी से वो खुद टेस्ट कर सकते हैं और बीटो ऐप के थ्रू ही डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये कितनी भी चीटिंग कर लें, ये कचौड़ी समोसे वाली, बीटो ऐप पर आपको पता लग जाएगा। आप इसे Amazon से भी ले सकते हो और अगर आपको सस्ते में लेना है तो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में एक लिंक दे रखा है। डिस्काउंट पहले से अप्लाइड है। अभी कर लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे, बाद में शुगर निकली तो महंगा पड़ेगा। और ये मोटापा इसलिए भी इतना बढ़ रहा है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंट्री हो गई है। आजकल हम उतनी वर्जिश नहीं करते, उतना चलना फिरना नहीं होता, सब घर में सेडेंट्री सबकी लाइफस्टाइल है। देन दूसरा होता है पैक्ड फूड। हम पहले हेल्दी न्यूट्रिशियस घर का खाना खाते थे और अब हम ज्यादा बाहर का कचर पचर खाते हैं। इसी को लेकर मुस्कान ने कमेंट किया था, भैया बीइंग अ स्टूडेंट जो अपने घर से दूर रहता है उसके लिए घर का खाना मिलना इज नॉट दैट इजी। जब मेस का खाना अच्छा ना हो तो कभी मैगी, सूप, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक्स कहा के काम चलना पड़ता है, कभी स्विगी जोमेटो। पैकेज फूड्स तो अनहेल्दी है ही, तो हम क्या करें? और मैगी तो हमारा स्टेपल डाइट है यार। इस पर तुम बस वही कंट्रोल कर सकते हो। जब हम लोग भी कॉलेज में हुआ करते थे तो नहीं हो पाता यार, तुम्हें पता है मेस का तुम खा नहीं सकते, बाहर का खाना है। ये चीजें जो हैं ज्यादातर जो खराब खाने वाने की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं एक एज के बाद, जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो जाता है। तो कॉलेज के टाइम पे तो कचर कचर खाओ यार, वो टाइम ही होता है अलग अलग चीजें टेस्ट करने का, बट उसको थोड़ा सा हेल्थ के साथ मैनेज भी कर लो। मैगी खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं 3 टाइम मैगी खाओ, 2 टाइम मैगी खा लो, 1 टाइम अच्छा हेल्दी कुछ खाना खा लो, सलाद वलाद खा लो। ऐसे मैनेज करना पड़ता है यार, बैलेंस करना पड़ता है। तुम तो कॉलेज की स्टूडेंट हो, समझो यार। अच्छा, आपने कहावत सुनी होगी कि दिमाग में भूसा भरा है इसके, तो थोड़ी अपडेट हो गई वो कहावत। अब बोल रहा दिमाग में प्लास्टिक भरा हुआ है।
आपने एक टर्म सुना होगा माइक्रोप्लास्टिक। सुना क्या, मैं ही बकता रहता हूँ। यूएस की न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 1997 से लेकर 2024 तक पोस्टमार्टम डेटा को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि ओवर द इयर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं बॉडी के अंदर। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 10 सालों में हमारा दिमाग किस तरह पोल्यूट किया गया है आप इस ग्राफ में देख सकते हो। पहली बार ह्यूमन ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक होने का एविडेंस 2016 में इतना मिला था जो 2024 में और भी ज्यादा बढ़ गया। और सिर्फ दिमाग नहीं, सर से लेके पैर तक हर ऑर्गन में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। ब्लड, लिवर, किडनी, प्लेसेंटा, बोन मैरो, यहां तक कि ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म में भी। इनफैक्ट जब कई सारी डिलीवरीज को एनालाइज किया गया तो जो मदर थी उनके प्लेसेंटा में और न्यू बॉर्न बेबीज में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला। मतलब बहुत ज्यादा ही चांसेस हैं कि आपके होने वाले बच्चे में आपकी कैरेक्टरिस्टिक होना हो, आपका प्लास्टिक जरूर है। इसी हफ्ते नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ने डेटा पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में पिछले 4 सालों में साइबर क्राइम के केसेस 900% से बढ़े हैं। 9 गुना, 900%। अयोध्या में जमीन के रेट नहीं बढ़े इतने राम मंदिर के बाद। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, 33,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 23,000 करोड़ सिर्फ पिछले साल हुए। 2021 में सिर्फ 500 करोड़ था जो बढ़ करके 2024 तक 23,000 करोड़ तक पहुंच गया। डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, आप पे कभी ना कभी फोन आया होगा आपके क्रेडिट कार्ड का OTP वगैरह मांगने के लिए, और आप अकेले नहीं हो। पिछले 4 सालों में 35 लाख लोगों ने साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ रिपोर्ट किया है, वरना साइबर क्राइम डोमेस्टिक वायलेंस की तरह होता है पर रिपोर्ट नहीं होता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इनफैक्ट हाल ही में गवर्नमेंट ने साइबर फ्रॉड्स को काउंटर करने के लिए एक 14 लाख साइबर क्रिमिनल्स की रजिस्ट्री बनाई है। हाँ भाई, हमारे देश में साइबर क्रिमिनल्स की एक रजिस्ट्री है सरकार के पास। कितने? 14 लाख, मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा। और इसी को लेकर गजेंद्र योगी ने लिखा था, साइबर फ्रॉड तो होंगे ही जब इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। इंडिया में ना कोई जॉब आती है और जब भी आती है तो ये पूछ रहे होते हैं उसमें कि एक साइबर सिक्योरिटी करने वाले को जीके क्यों ही आएगा, तो साइबर क्राइम तो होंगे ही। यार एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ गजेंद्र भाई। एक लड़की है जिसके इंडिया वाइड उसके MMS वायरल हो गए थे। मैं उस टाइम पे एक स्टोरी कर रहा था इसी को लेकर। मेरे उससे बात हुई थी कि हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू दैट फेज, क्या आपने कंप्लेंट की, हाउ डिड अथॉरिटीज हेल्प यू। तो उन्होंने बताया था कि भैया मैं गई थी तो ऐसा भी हो रहा था कि मुझे जाके वहां पे साइबर क्राइम जहाँ पे रिपोर्ट होता है उनको मुझे बता रहा था कि मेल्स कैसे लिखने हैं, कैसे जाके डार्क वेब कैसे चलता है, कैसे मैंने खुद डार्क वेब पे हैकर्स को पैसे देके कई सारी वीडियो खुद डाउन करानी पड़ी। वहां तो जो अंकल बैठे थे उनको इंटरनेट के बारे में उतना कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इतनी जल्दी इवॉल्व होती है ना चीजें, एंड द क्रिमिनल्स अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी so fast and so better than the authorities that sometimes there is a skill gap in that sense. Okay, अगली खबर है कर्नाटका से। कर्नाटक सरकार तान नागरिके कर्नाटक हल्का मन अड़गू अनुमतिसिडिये। सॉरी, स्वल्प। कर्नाटका सरकार ने हाल ही में डायरेक्टिव्स इशू किए हैं जहां वो अपने राज्य के लोगों को राइट टू डाई विथ डिग्निटी देने जा सकती है। नाउ व्हाट इज राइट टू डाई विथ डिग्निटी? समथिंग व्हिच द पीपल इन कुंभ डिड नॉट गेट। एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। देखो, राइट टू डाई विद डिग्निटी या फिर यूथेनेसिया या मर्सी किलिंग जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड ओवर एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है। ये बेसिकली एक पीड़ित को ऑप्शन देता है कि वो खुद अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकते हैं। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पॉड्स होते हैं जहां पर जाओ, बोलो कि भैया हमें जीवन जीने का मन नहीं है, एक फॉर्म साइन करो और वो आपको सुला देंगे हमेशा के लिए। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये प्रावधान उन लोगों के लिए होता है जो टर्मिनल इलनेस से पीड़ित हैं, यानी कि वो लोग जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिसमें वो बस सफर कर रहे होते हैं, उनका रिडेम्पशन का कोई चांस नहीं है, उनका अंत निश्चित है। जैसे कि एक एडवांस स्टेज कैंसर या पार्किंसंस डिजीज या दिल्ली इलेक्शंस। ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं। इस ऑर्डर के तहत 2 डॉक्टर्स की 2 कमेटी बनाई जाएंगी जो ये डिसाइड करेंगे कि किसी पेशेंट को मर्सी किलिंग की परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं। और ये इतना डिबेटेड इसलिए है क्योंकि एक बड़ा एथिकल इशू भी है। एक आर्ग्यूमेंट ये जो कहता है कि भाई अगर कोई इंसान एक बहुत बुरी बीमारी से पीड़ित है जिसमें वो तड़प रहा है, जिसमें वो चाहता है कि भाई ऐसी बदतर जिंदगी से बेहतर तो मैं एक डिग्निफाइड मौत ले लूं, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए। और दूसरी साइड ये कहती है कि भाई जिंदगी और मौत इंसान का नहीं है, वो खुदा की देन है, वो जब चाहेगा तब उठा लेगा। और अगर ऐसी परमिशन दी जाने लगी तो कितने सारे ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी के लोग होते हैं, सब खड़े हो जाएंगे कि भैया हम भी रोज वही एक कोशिश जिंदा
मरने की भी कुछ तैयारी किया। अच्छा, आप टिंडर बम्बल यूज करते हो? नो, कभी तो किया होगा। नो, एक या कोई बात नहीं, अपने बीच में बात रही, किसी को बताना नहीं। पर अगर आप यूज करते हो तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 45 अलग अलग स्टडी हुई थी डेटिंग एप्स पर। उनकी स्टडी को कोलैबोरेट किया और उन्होंने बताया कि जो डेटिंग एप्स यूज करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कैसे, यू आस्क? क्योंकि जो डेटिंग एप्स होती है ये सीरत से पहले सूरत पे ज्यादा फोकस करती है और इसकी वजह से लोगों को एक इश्यू होता है। एक टर्म पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है बॉडी इमेज इश्यूज। ज्यादातर स्टडीज यही सजेस्ट करती हैं कि डेटिंग एप्स और बॉडी इमेज इश्यूज में डायरेक्ट कनेक्शन है। और इन एप्स की भी गलती नहीं है। ये जो एप्स होती है ये ज्यादातर इमेज सेंट्रिक एप्स होती है। तो लोगों के सक्सेस रेट ज्यादातर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे वो अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, वो अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, वो कितना अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। और जब आपकी लाइकेबिलिटी और वैलिडेशन इतना ज्यादा डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है तो एक बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान अपने फ्लॉस को छुपाने लगता है। जहां उसे पता चलेगा कि भाई थोड़ा सा अगर ज्यादा गोरा दिखूंगा तो लोग ज्यादा राइट स्वाइप करेंगे, तो फिल्टर्स का यूज होने लगता है। जो कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं है, जो थोड़े मोटे हैं, जो थोड़े छोटे हैं, वो अपनी इमेज को इस तरह से क्रॉप करके डालते हैं कि भाई वो चीजें, उनकी जो फीचर्स हैं वो थोड़े से छुप के पीछे आ जाए। जिनको लगता है कि भाई थोड़ी क्यूटनेस हम में कम है, वो जबरदस्ती कुत्ते को उठा के अपने साथ फोटो खिंचा लेते हैं, भले जिंदगी भर एक पार्ले जी का बिस्कुट ना डाला हो। बेसिकली इंसान जैसा है वैसा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे 50,000 ज्यादा सुंदर लोग हैं वहां पे। और जब ये होता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम जैसे इश्यूज होते हैं। इसलिए अगर आपको अपने लिए पार्टनर ढूंढना है तो डेटिंग ऐप से बेहतर है थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में जाओ, अपने आप को जैसा हो वैसे प्रेजेंट करो, लोग पसंद करेंगे। वरना टिंडर बम्बल में कुछ नहीं, लिंक्डइन ट्राई करो। और अगर तुम शादी के लिए रेडी नहीं और तुम्हें फोर्स किया जा रहा है तो उसकी भी टेक्निक बताता हूं। भाई की कमेंट सुनो। नवदीप बेनीवाल बोलते हैं, भाई घर वाले काफी दिन से शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था इसलिए बोल दिया कि मुझे तो लड़के पसंद है। अब डॉक्टर दिखा रहे भाई ये तो बहुत अच्छा वो है तरीका। ये तो सोसाइटी की एक प्रॉब्लम से जूझने के लिए तुम दूसरे प्रॉब्लम में कूद रहे हो। दिस वुड कम आउट ऑफ सिलेबस। बेटा शादी वादी कर लो। ये लड़की की फोटो आई है। मम्मी लड़की तो अच्छी है पर लड़की का भाई भी तो देखो एक बार आप। और अगर तुम्हें टिंडर बिम्बल पे भरोसा नहीं है तो क्लासिक है मम्मी पापा और फूफा जी। अगर तुम शादी करने के लिए रेडी हो तो उनसे बढ़िया एप्स कोई नहीं है। एक तरीका वो भी ट्राई कर सकते। चलो थोड़ी नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल न्यूज पे भी ध्यान दे लेते हैं। एक खबर जो आपने इस हफ्ते बड़ी सुनी होगी वो है डिपोर्टेड इंडियंस की। 104 भारतीय नागरिकों को जो इलीगली अमेरिका एंटर कर रहे थे उनको पकड़कर डिपोर्ट करके प्लेन में वापस अमृतसर लैंड करा दिया। और बैठा के नहीं लाए, पट्टी वट्टी लगा के चेन से बांध के, बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूएस ने कई सारे देशों के माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, लाइक फिजी, कोलंबिया, टोंगा एंड समोआ। भूख लगी है तो थोड़ा। खैर जिन इंडियंस को डिपोर्ट किया है उसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के कई सारे नागरिक शामिल हैं, कुछ महिलाएं और बच्चे भी। वापस आकर इन लोगों ने बताया कि इन्होंने लाखों रुपए एजेंट्स को दिए थे जो डंकी के रास्ते इनको यूएस भेज रहे थे, फिर इनको डंकी के तरह ही वापस इंडिया भेजा गया। और मैंने इंटरनेट पे कई सारे ओपिनियंस देखे जिसमें बोला गया कि अरे ये देखो ये क्या भारतीयों को ऐसे डिपोर्ट किया जा रहा है, कोई इज्जत नहीं हो रही, ये क्या विश्व गुरु। एंड देखो इंडियंस की इमेज आजकल बाहर बहुत खराब हो रखी है, वी आर ऑन द सेम पेज। पर ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो गया क्योंकि इन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। नो व्हाट दैट मींस। डिपोर्ट उनको किया जाता है जो इलीगली किसी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। इनके ह्यूमन राइट्स की, इनकी इज्जत की या इनके सोर्स कंट्री की इज्जत की कोई नहीं पड़ी अमेरिका को। वैसे ही देखो जैसे तुम यहाँ पे इलीगल रोहिंग्या के बारे में बोलते हो ना, सेम ये उन लोग के रोहिंग्या हैं। बुरी लगेगी बात पर सच है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटिंग टू इंडिया चाइना रिलेशंस। बहुत समय बाद इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू होने जा रही हैं। आखिरी बार जब फ्लाइट्स बंद थी, जब लॉकडाउन के टाइम पे गलवान में क्लैशेस हुए थे, उसके बाद से जब इंटरनेशनल ट्रैवल खुला, बट इंडिया चाइना ने डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं की थी। अब ना सिर्फ फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं पर दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस भी स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। एंड देख रहे हो कितना अनकैनी सा है। आजकल यूएस कनाडा की एंटी चल रही है, वहां टैरिफ्स इंपोज हो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोस्ताना हो रहा है। वो देश जिससे लिटरली एक वॉर करके बांग्लादेश की आजादी हुई थी, आज वो इंडिया से दूर जाके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और फिर इंडिया चाइना की ये सिचुएशनशिप देखो, विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली एक पावर शिफ्ट चल रहा है। अगर आप मेजर पावर्स की बात करोगे तो यूएस में ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार आ गई है और वहां पे एक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी हो रही है। और सेम हो रहा है यूरोप में, जहां पर एक इंक्रीजिंगली अब राइट विंग सरकार जीत रही है और वहां भी एक एंटी इमिग्रेशन प्रो कंजर्वेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। और वहीं एशिया में जगह जगह तख्ता पलट हो रहा है।
Which means that the world order is going through a major transition. अगर आप इन चीजों के बारे में और जानना चाहो तो रिकमेंडेशन ऑफ द वीक यहीं दे देता हूं. एक चैनल है जॉनी हैरिस करके, उनकी वीडियो बहुत अच्छी रहती हैं. इनफैक्ट थिंक स्कूल भी बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी की वीडियो बनाता है. आप इन चैनल्स को जाके फॉलो कर सकते हो. जब पाकिस्तान से याद आया, ये मैडम बड़ी वायरल रही इस हफ्ते, आपने देखा होगा शायद. Listen, I'm from Pakistan. Respect to the law. ये एक अमेरिकन औरत है जो पाकिस्तान से पैसे मांग रही थी. आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर. केस ये है कि 33 साल की ये औरत न्यूयॉर्क की रहने वाली है और ऑनलाइन इसको एक पाकिस्तानी लड़के से प्रेम हो गया और ये पाकिस्तान आ गई उससे शादी करने के लिए. अमेरिका की सीमा हैदर. फिर जब पाकिस्तानी लैंड कर गई तो लड़के ने इसको घोस्ट कर दिया कि भैया हमारे घर वाले तो नहीं मानने के. फिर इन्होंने वहीं टेंट डाल लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और फिर पाकिस्तान की सरकार से पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए $1 लाख मांगने लगी. एंड विच इज फेयर इनफ, पर उनके पास भी तो होने चाहिए. I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week in cash. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अगला है शेयर बाजार, वो सेगमेंट जहां हफ्ते की सबसे ज्यादा वायरल चीजों को हम डिस्कस करते हैं. ये फोटो तुम्हें याद ही होगी, मैं भी क्या पूछे, तुम स्क्रीनशॉट लेके बैठे हो. ग्रैमीज अवार्ड हो रहे थे जिस दौरान रैपर कान्ये वेस्ट अपनी वाइफ बियांका सेंसुरी के साथ पहुंचे. सेंसर सिर्फ नाम में है, कैरेक्टर में नहीं. एंड अगर आप कान्ये वेस्ट को नहीं जानते, वहां के एक बढ़िया रैपर हैं, आर्टिस्टिक हैं और हरकतें देख के थोड़े ऑटिस्टिक भी लगते हैं. और उनकी वाइफ ने आउटफिट पहना था, शायद कुछ तो था जो पहना था. आई एम नॉट 100% श्योर. ये हमारे को राइटर हैं, इन्होंने इस पे 2-3 जोक्स लिखे हैं, पढ़ के सुनाता हूं. वेस्ट की बीवी ने वेस्ट नहीं पहनी, रैपर की वाइफ अनरैप हो गई. इससे ज्यादा कपड़े तो मैं नहाते हुए पहनता हूं. लास्ट वाला सच है. ठीक है भाई. अगली वायरल खबर सुनो महाकुंभ से. ये लड़की याद है तुम्हें, मोनालिसा. महाकुंभ में माला बेच रही थी, किसी ने फोटो खींची और पाकिस्तान के चाय वाले की तरह ये हर जगह अपने लुक्स की वजह से वायरल हो गई. और इनकी वायरलिटी, इनका क्रेज इतना बढ़ गया है कि ये 16 साल की लड़की अब आपको जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी. नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा. मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूँ. और पता है, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. तुम इससे एक चीज सीख सकते हो कि तुम्हारी शक्ल खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, बस वायरल होने की देर है. तुम ग्राफ देखो, ओवरनाइट इंटरनेट सेंसेशन बन गई, जगह जगह टीवी पे इंटरव्यूज आने लगे, बॉलीवुड ने मूवी साइन कर दी, नेक्स्ट थिंग यू नो कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देगी और केबीसी में अमिताभ बच्चन सवाल पूछेंगे. 16 साल की लड़की सिल्वर स्क्रीन पर आएगी. मैं 26 साल का हो गया, ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बना रहा हूं. And now time for the news which makes no sense, और जिसको हम बोलते हैं पहली नॉनसेंस खबर है वेस्ट बंगाल के हावड़ा से. यहां पर एक महिला ने अपनी पति से कहा कि भैया तुम अपनी नहीं भैया क्यों बोल रही, सॉरी, टेक 2. यहां पर एक महिला ने अपने पति से कहा कि तुम अपनी किडनी बेच दो. क्यों आईफोन खरीदना था क्या उन्हें? 2018 का जोक है यार. किडनी बेचने के लिए पत्नी ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, ऊपर से बेटी की पढ़ाई में पैसे लगने हैं, जायदाद है नहीं, तो तुम अपनी किडनी बेच दो. पति परमेश्वर ने भी कहा दिल दे दिया है, किडनी भी देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम. इन्होंने कहीं से ग्राहक ढूंढा और 10 लाख रुपए में किडनी बेच दी. लेकिन कुछ ही दिन बाद पत्नी पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, जिसे वो फेसबुक पर मिली थी. फेसबुक मेक्स इट वर्स. लोग जख्म पर नमक छिड़कते, इसने चूना लगा दिया. अगली खबर सुनो आगरा से. मेकअप के चक्कर में ब्रेकअप. एक दंपत्ति के बीच में पैसों को लेकर विवाद हुआ. इस बार पति ने पत्नी से कहा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी और ये सब हुआ है तुम्हारी बिंदी की वजह से. हर रोज पहनती हो, थोड़ी कम पहना करो, पैसे बचाओ. बिंदी समझ गए ना तुम, वो बड़े बाजार में मिलती है, रेशमा बिंदी, सुहागन बिंदी, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, रियल चॉइस. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है. नॉलेज बस पूछो मत कैसे. खैर पत्नी को अपना बिंदी लुक बड़ा प्यारा था तो बिंदी के लिए इसने चिंदी से तलाक मांग लिया. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ. ऐसी खबर पिछले साल आगरा से ही आई थी जहां पर पत्नी ने तलाक मांग लिया था क्योंकि पति उसके लिए रोज मोमो लेके नहीं आ रहा था.
ऐसी एक और खबर सुनो। एक शादी ऐसी बढ़िया चल रही थी, बढ़िया डीजे पर डिकचिक हो रहा था। इतने में दूल्हे के दोस्तों ने वो गाना चलवा दिया, बुकचिक 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 बुकचिक। अब दूल्हे साहब बाहर से चाहे जितने भी मेकअप किए हो, अंदर से तो लौंडे ही है, नाचने लगे और ऐसा नाचे कि पब्लिक में तालियां बज गई। और दुल्हन के बाप ने जब ये नजारा देखा तो कहा अश्लील है ये लौंडा, और शादी कैंसिल कर दी। देखो, आई वुड लाइक टू बिलीव डांस खराब किया होगा, वरना गाना तो एक नंबर है। बुकचिक बुकचिक। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। एमपी के टीकमगढ़ में दो भाइयों का बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि इनके पिताजी की मौत हो गई और अंतिम संस्कार का दिन था। छोटा भाई चिता को आग लगाने गया, उतने में बड़ा भाई आ गया पीते हुए, क्या मैं करूंगा। थोड़ी देर जब झगड़ा हुआ तो बड़े भाई ने बोला कि ठीक है, दोनों आग देंगे पर अलग अलग। हाँ, नशे में उसने पिताजी की डेड बॉडी के 2 टुकड़े मांग लिए। जायदाद नहीं, पिताजी का ही बंटवारा। अगली खबर है बेंगलुरु से, जहां पर गिरफ्तारी हुई सस्ते सुकेश की। इन भाई साहब का नाम है पंकजकक्षरी स्वामी। हाल ही में उन्होंने 3 करोड़ का बंगला खरीदा अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के लिए, और ये पेशे से एक चोर हैं। ये कन्नड़ गर्ल्स, व्हाट इज दिस? आगरा में हमारा भाई अपनी पत्नी के लिए बिंदी नहीं खरीद पा रहा, यहाँ ये अपनी बंदी के लिए कोठी ले रहा है। स्वल्पा इंजस्टिस। और अगर आप सोच रहे हो भाई चोर 3 करोड़, भैया प्रोफेशनल चोर है। 20 साल चोरी का एक्सपीरियंस, बड़ी बड़ी चोरी में हाथ, प्रोफेशनल चोर, करोड़ों की नेटवर्थ। काफी इंप्रेसिव सीवी है। अब देखो, या तो तुम अभी कंफ्यूज्ड हो या इंस्पायर्ड हो, या दोनों। हमारे देश में चोरों का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। अगर तुम चोर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल चोर, तो प्राइमरी एजुकेशन लो मध्य प्रदेश से। वहां के गांव में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए जाओ गुजरात, फॉर रीजंस यू नो बेटर। और प्लेसमेंट के लिए तो भाई बिहार तो बेवर्ली हिल्स है चोरों का। और भैया पकड़े गए तो पकड़े जाने पर पार्लियामेंट। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये सब मत पूछा करो भाई, अभी कुछ लोग आ जाएंगे कि मेरा नेता सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। तंग किया गया। अच्छा, ये भगवान क्या जुल्म है? में क्या जोड़ा है कि 17? No! चलो इस हफ्ते के मीम स्टार्ट करते हैं। हमारे टीम मेंबर्स भी बैठ चुके हैं एंड लेट्स बिगिन। अनएक्सपेक्टेड कोलैब। पिक्चर तो सालों से बाकी, पिक्चर तो सालों से। एक और दे दो। चुप, एक और किया जा रहा है। तेरे बाप का राज है क्या? भाई एक चीज इसमें देखो, इसकी एक्टिंग इतनी तब जो बोलते हैं ना कि रिकॉर्ड नहीं हुआ पापा, कैमरा रोल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान खुद उसकी आत्मा उसकी। भाई आर्यन खान रियली एक्ट्स वेल। वी गॉट आर्यन खान स्माइलिंग बिफोर GTA 6। हाँ, इसको कभी सस्ते नहीं देखा यार, सीधा पहले जेल वेल में जाता था। सो आर्यन खान लाफिंग बिफोर GTA 6। बाय द वे GTA 6 भी आ रहा है, बोल दिया उन्होंने कि इस साल के एंड तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। और आपको लग रहा है GTA 6 क्या है, क्यों है, उस पर भी हम लोग ने पूरी वीडियो बनाई है। क्यों हर जगह कमेंट में ये लोग GTA 6 के फैन बोलते रहते हैं। आप कह रहे हो स्मैक बेचे जाते, स्कूल के अंदर बेचे जाते, स्कूल के बाहर लगे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, लो हमसे लेके जाओ पियो। में तारे आए पैर लो हमसे लेके जाओ पियो। कोला फैंटा है क्या? हम लोग के पेप्सी मिलती थी 1 रुपए वाली, लो लेके जाओ। पढ़ाई क्यों नहीं कराते? अध्यापक वगैरह आते हैं, टीचर वगैरह आते हैं। टीचर आते हैं, खाली बैठते हैं, फोन चलाते हैं, नहीं कराते। पतियों से बात करेंगे। भाई ये तो हेजिटेट ही नहीं कर रहा। बाहर बोलते तुम पेपर से सिगरेट पिए के बाद वो गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। ये स्कूल बंद करवाएगा भाई बंदा। भाई ने एक ही बार में कह दिया, अब आर स्मैक भी मिलता है, टीचरें आगे पतियों से बात करती हैं, जेंट्स टीचर आके गर्लफ्रेंडों से बात करते हैं। होता ही नहीं है कुछ। दोस्त भी क्या है, वो भी अपने लफड़ेबाजी में घुसे रहते हैं। आप सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सिक्योरिटी में। यहाँ पे RDX वगैरह सब कुछ पहुँच चुका हुआ है? हाँ, पहुँच चुका है। अच्छा भाईजान, आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर है? जी हाँ। लेस्बियन आप भी? जी हाँ। अच्छा, ये क्या है आप? यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर है? जी हाँ। लेस्बियन आप भी? जी हाँ। RDX वगैरह पहुँच चुका हुआ है? जी जी, हर से वो पहुँच चुका है। थैंक यू जी, थैंक यू। उनको समझ से मजे ले रहा है कि RDX आप लेस्बियन है? हाँ हम लेस्बियन है। RDX पहुंच गया है क्या? हाँ बिल्कुल पहुंच गया। पाकिस्तान ऑन द टॉस इलेक्टेड टू ब्लास्ट पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी सिंग लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ सूर्य बॉम्ब बट की। प्रियंका तुम देखते हो क्रिकेट? बिल्कुल भी नहीं। क्या देखते हो तुम? नेटफ्लिक्स में मैच थोड़ी आएगा। कोरियन। अरे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है आपकी? कॉन्स्टिट्यूएंसी एज मतलब कौन सी सीट से आप वोट करते हैं? मैं ये तो डिस्क्लोज करना थोड़ा वो नहीं हो जाएगा। डू यू नो हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? सॉरी यार, ये यार इसमें तो कमेंट आ जाएंगे वुमेन प्रेडिक्टेड। चिंता मत करो, ऐसे कमेंट पे ध्यान थोड़ी देना है। कौन सी पार्टी का ये तो पता होगा। झाड़ू वाली कौन सी पार्टी है यार? आम जनता पार्टी शायद। आम जनता आप ही कहने
यार ये एक सोच के कुछ याद आ रहा मुझे, पता नहीं क्या याद आ रहा कि ऐसे कौन कर अच्छा बस तेरी धूम-धाम। आम जनता पार्टी। आम जनता पार्टी, सॉरी आम जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बेटी। क्यूट है भाई यार, ये कुछ भी कहो यार, इतनी क्यूटली कोई बोला मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं, खुद पता होना भी नहीं चाहिए, उनको भी नहीं पता, वैसे भी उनकी सीट जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। मी ऑन 14 फरवरी। गांव में पैदा हुआ, हमको तो ये नहीं पता था, बात अभी तक में मुझे ये नहीं पता गर्लफ्रेंड का पूरा मतलब क्या होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं, हमको ये अभी हमको यही नहीं पता है। ये गर्लफ्रेंड फिर होती है तो फिर वो लड़की वाला जो लड़का प्यार करता है वो क्या होता है, बॉयफ्रेंड होता है। तो गर्लफ्रेंड क्यों बोलते थे? बाबा जी से ये सब मत पूछो, बाबा जी पूछो जंगल में मंगल। जंगल के बीच में एक ये बिटिया खड़ी है, सोच रहे होंगे स्वामी जी इस बिटिया के साथ क्या कर रहे हैं, जंगल में मंगल हो रहा है। पापा के किए हुए गर्म पानी से नहा लिया। बड़ी जवानी चाहिए तेरे अंदर, क्या कर रहे हो आप? एक बार हुआ तो मैं सो के उठा सुबह एग्जाम चलते थे भाई, 4-4:30 बजे उठा के रख दिया, मेरे को नींद ना है लगा हुआ था रॉड पानी गर्म होने, और मेरे को तो भाई मैं मुंह धोऊंगा, सीधा हाथ डाला दया करके, 3 दिन तक नहीं सोया उसके बाद में नींद तो खुली गई थी। शॉर्टेस्ट जॉब इंटरव्यू। Me, what is your biggest weakness? जी थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। Can you explain how? फिर वही बात मादर। कैन यू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल तेरी बहन की। कुंभ स्नान करके घर आने के बाद मेरा दोस्त नाश्ता। ओम शांति शांति शांति। सारे धुल गए, अब थोड़े पाप करने पड़ेंगे। व्हाई डू डॉक्टर्स वेयर व्हाइट? आप सब डॉक्टर्स हमेशा व्हाइट कपड़े ही क्यों पहनते हो? गुड क्वेश्चन। अरे वो पेशेंट की मैयत में जाने में आसानी होती है ना फिर। और फिर सारे लॉयर्स ब्लैक क्यों पहनते हैं? क्लाइंट को उनका फ्यूचर दिखाने के लिए। क्या बढ़िया था गुरु। ओके, बिफोर वी एंड वन स्पेशल अनाउंसमेंट। अभी तक हम जो भी मीम्स रिव्यू करते थे वो बस कोई ना कोई हमको शेयर कर देता था, टीम दे देती और हम उसको रिव्यू कर देते थे। पर अगर अब आप रेडिट यूजर हो तो अब हम अपने सब रेडिट के जो मीम्स होंगे वो रिव्यू करेंगे। तो अगर आप रेडिट यूजर हो, ज्वाइन करो हमारे सब रेडिट को, और अगर आपका मीम उतना क्लासी रहा, सबसे ज्यादा वोट किया गया, तो अगले एपिसोड में हम उसको रिव्यू करेंगे। तो भाई स्कैन करो और हमारा सब रेडिट ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, अपने किसी चाहने वाले के साथ एपिसोड एक बार शेयर जरूर करना यार। एक अच्छा एक एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर दिलाओ। आप तो सब्सक्राइब कर चुके हो ना? कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।